हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकेंड। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसमें हमारा आज का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के संदर्भ में हम कहें तो डीएनए एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, जैविक, और इसका संश्लेषण संभव नहीं है। डीएनए का संश्लेषण जो है अर्थात एक तरीके से गुणन होता है, और डीएनए पहले से उपस्थित डीएनए के द्वारा ही गुणित होता है। डीएनए दोनों सेपरेट होंगे, जिसकी वजह से पॉलीमरेज एंजाइम उनमें नई संतति स्ट्रैंड को बनाएगा। फिर वापस ये अलग होंगे, ब्लू कलर से आपको संतति दिख रही होगी, और नई संतति फिर वापस ब्लू 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 एंड ब्लू, और सॉरी ब्लू 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 और इसमें भी ब्लू। तो ऐसे में आप देखिए F1 जनरेशन, F2 और F3 एंड Fn-1 सो ऑन अगर अपन चले तो जो ओरिजिनल डीएनए है उसी के ही गुणन, और इसी को बोलते हैं अर्ध संरक्षी विधि। ठीक है, मेसेल्सन एंड स्टेल्थ ने इसका प्रैक्टिकल बेसिस पे इसको एविडेंस को प्रूफ किया, एंड वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ इस सेमी कंजर्वेटिव मेथड को समझाया। ठीक है, और वही हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हर बार ओल्ड स्ट्रैंड साथ में चलता है। यहाँ पे आप देखेंगे रेस 1 रेस 1 दोनों के दोनों एक तरीके से क्या हैं, मध्यवर्ती, या हम बोले तो संकरित हाइब्रिड हैं, ना ओल्ड ना ही नया। लेकिन यहाँ हम बात करें तो यहाँ हमारे पास में दो मध्यवर्ती और दो क्या मिलेंगे, नए। तो हमारे पास में रेशियो क्या आ रहा है, 1:1, जबकि ये दोनों कैसे हैं, सेम। तो इसका हम रेशियो कैसा दिखेंगे, 1। अर्थात अकॉर्डिंग टू मेंडल्स रूल उन्होंने डीएनए की खोज या मॉलिक्यूलर मॉडल से पहले, बहुत समय पहले ही इस चीज का विवेचना कर दी थी कि जो संतति है उसमें मेल फीमेल गैमेट्स जुड़ते हैं तो प्रभाविता का नियम, अर्थात जो प्रभावी होगा वही एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव होगा, मरेगा नहीं लेकिन एक्सप्रेस नहीं होगा, जिसकी वजह से उन्होंने F1PD में प्रभाविता के नियम में कहा था कि प्रभावी ही सामने आएगा। जबकि F2 जनरेशन में उन्होंने कहा था कि जो अप्रभावी है वो भी सामने आएगा जब उसके प्रभाव प्रकट होंगे। ठीक है, तो ऐसे में आप देखिए ये हो गया प्रभावी का मध्यवर्ती और ये हो गया दोनों रिसेसिव। तो यहाँ पे प्रभावी और अप्रभावी का रेशियो आ रहा है 1:1। और उसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ये 8 में से 1:7 का रेशियो बनता है, ये 1:3 का रेशियो बनता है फिनोटाइप में, और ये हो गया फिनोटाइप में। और जीनोटाइप में अगर हम बात करें तो जीनोटाइप हमारा चलता है 1:1, और यहां पे जीनोटाइप की हम बात करें तो हमारा जीनोटाइप चलेगा 1:3, यहां चलेगा 1:1। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, यहां पे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप चेंज होगा। तो उसी को हम डीएनए रेप्लिकेशन में जाएं तो हमारी लाइन थी कि डीएनए जो है वो नया नहीं बन सकता, डीएनए पहले से उपस्थित डीएनए के रज्जु पे ही गुणित होता है। डीएनए में 2 रज्जु होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत व्यवस्थित होते हैं, और दोनों के दोनों रज्जु जो हैं वो टेम्पलेट का कार्य करते हैं, जिसके ऊपर नए नाइट्रोजन क्षारों को जोड़कर, मोनोमियर्स को जोड़कर नया डीएनए को संश्लेषित किया जा सकता है। डीएनए संश्लेषण की अनेक विधियों में से डीएनए सेमी कंजर्वेटिव जो मेसेल्सन एंड स्टेल्थ ने प्रैक्टिकली समझाई उसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उसको समझने से पहले उसके मेन कंपोनेंट जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मेन एंजाइम्स इंक्लूड इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन से संबंधित एंजाइम्स की अगर अपन यहां पे विवेचना करें तो हम यहां पे कह सकते हैं
फर्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज। ये एक जटिल एंजाइम है जो कि अनेक इकाइयों से मिलकर बना है और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे यूजफुल या मददगार है। इसमें अगर अपन देखें तो 3 वेरिएंट्स हैं। टाइप फर्स्ट जो है उसको बोला जाता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सर्वप्रथम कॉरेनबर्ग ने इसे ई कोलाई में जो है उसे ढूंढा था। uh, 1957 में ई कोलाई में इस एंजाइम को उन्होंने ढूंढा था। उपयोगिता के आधार पे अगर अपन कहें तो ये जो एंजाइम है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम आप लोग समझते हैं डीएनए का एक रज्जु जो है वो जो अपना शुगर है, शुगर मॉलिक्यूल के एक तरफ 5 से फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है, दूसरे प्राइम पे 3 से, लेकिन दूसरे जो रज्जु है वो उसका दर्पण समावयवी है, अतः वहां पे उसकी संख्या जो है वो क्या हो जाती है, रिवर्स। तो ऐसे में डीएनए जो है वो उल्टे और सीधे प्राइम में एक दूसरे के समानांतर जो है वो ग्रोथ करता है। तो ऐसे में 5 to 3 तो दूसरा रज्जु होगा 3 to 5। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए वो 5 to 3 की अगर अपन बात करें तो एक पॉलीमरेज की तरह व्यवहार करता है, परंतु ये 3 to 5 डायरेक्शन जो है उसमें एक न्यूक्लिएज की तरह व्यवहार करता है। इस चीज को बेसिकली समझना। पॉलीमरेज में यहां पे पॉलीमरेज नहीं बता रहा हूं, अभी समझाऊंगा, लेकिन इसका मतलब है कि 5 to 3 डायरेक्शन में पॉलीमरेज के समान, जबकि 3 to 5 डायरेक्शन में न्यूक्लिएज एंजाइम के समान काम करता है। न्यूक्लिएज को समझिए, न्यूक्लिएज, न्यूक्लिक एज, न्यूक्लिक का मतलब न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए या आरएनए, एज का मतलब लाइसिस, अपघटन। तो ऐसे में ये वो एंजाइम है जो डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारों को तोड़ने का काम करता है 1 by 1। ठीक है, तो ऐसे में न्यूक्लिक एसिड 2 तरीके से काम करता है। एक डीएनए में कहीं भी बीच से 5' to 3' के बीच में कहीं से भी कभी भी किनारों से रिएक्शन नहीं करेगा, दैट इज एंडोन्यूक्लिएज। और ये हो गया एक्सोन्यूक्लिएज। ठीक है, तो ऐसे में एंडो एंड एक्सो का मतलब हो गया बीच से कभी भी रिएक्शन नहीं कर सकता, किनारों से भक्षण करेगा 5 प्राइम टू 3 या 3 to 5, जबकि एंडो जो है वो किनारों को छोड़कर बीच में से एक या एक से ज्यादा नाइट्रोजनी क्षारों को भक्षण करने में सक्षम होता है। तो ये जो है ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा अपनाई जाती है। तो यहां पे न्यूक्लिएज रिएक्शन ये दिखाएगा एंड पॉलीमरेज रिएक्शन जो है वो ये दिखाता है। सेल की स्ट्रेंथ की बात करें अगर इन एंजाइम्स की, तो ये मेनली एंजाइम्स जो हैं पॉलीमरेज ये आपको मिलेंगे न्यूक्लियस में, और वो भी कहां, इन यूकैरियोटिक। ठीक है, अगर आप प्रो की बात करते हैं तो ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर अपन कहें तो जो कैरियोप्लाज्म है, मतलब हाँ न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियोप्लाज्म में इसकी लगभग 400 कॉपीज जो हैं वो पाई जाती हैं। तो इन सारी बातों से संश्लेषण निकलता है कि पॉलीमरेज जो है वो श्रृंखला के विवर्धन में काम नहीं आ रहा, केवल एक एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का काम करता है, उसके अलावा ये साथ में तोड़ने का कार्य भी करता है। न्यूक्लिक एसिड जो कि एंडो और एक्सो दोनों डायरेक्शंस में जो है वो दिखाता है। यहां बता देते हैं अभी, जो बाद में आपको क्लियर हो जाएगा जब डीएनए रेप्लिकेशन के बाद प्रूफ रीडिंग आती है और ऐसे में कोई डीएनए डैमेज पाया जाता है तो उस डीएनए डैमेज को पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, देन उस खराब न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करके उसकी जगह नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है। इसीलिए यहां पे मैंने पॉलीमरेज कहा।
न्यूक्लियस रिएक्शन उस खराब न्यूक्लियोटाइड को काट के विदलित करके अलग करेगी और पॉलीमरेज एंजाइम नए न्यूक्लियोटाइड को वहां पे जोड़कर उसको सतत बनाता है। इसलिए हम इसे प्रूफ रीडर के नाम से या डीएनए रिपेयर के नाम से भी जानते हैं। तो हम इसे पॉलीमरेज एंजाइम या प्राइमेज एंजाइम जो है वो नहीं कह सकते। ठीक है, ये केवल क्या है, एक प्रूफ रीडर की तरह व्यवहार करता है। दूसरा एंजाइम की अगर अपन बात करें तो दूसरा एंजाइम जो टाइप है वो भी है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो एंजाइम है, ये एंजाइम भी कोरेनबर्ग ने ई कोलाई में आइडेंटिफाई किया। और इस एंजाइम की हम बात करें तो ये पॉलीमरेज नहीं है, पॉलीमरेज रिएक्शन नहीं करता, पॉलीमरेज रिएक्शन नहीं करता, लेकिन 5 प्राइम टू 3 प्राइम में या 3 प्राइम टू 5 प्राइम में न्यूक्लियेज रिएक्शन जो है ये कंप्लीट करता है। अर्थात एंडो एंड एक्सो न्यूक्लियेज रिएक्शन जो है वो इसके द्वारा कंप्लीट की जाती है। और न्यूक्लियेज जो है, सॉरी न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म की हम बात करें तो उसमें इसकी लगभग कम कॉपीज, अबाउट देन 40 कॉपीज की अगर हम कहें तो 40 कॉपीज के करीब 40 टू 50 कॉपीज जो हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट, इसी में लिख देता हूं मिटा के, इसको एक बार आप देख लीजिए। देन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अगर हम थर्ड की बात करें, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसे सबसे पहले न्यूक्लियस वो ई कोलाई में कोरेनबर्ग एंड गेफ्टर ने लगभग 1972 में जो है ई कोलाई में आइडेंटिफाई किया। और इस एंजाइम की विशेषता यह है कि यह बहुत ही वृहद और जटिल एंजाइम है। प्रोकैरियोट्स में की तुलना में यूकैरियोट्स में और भी ज्यादा जटिल एंजाइम है। लगभग 12 सब यूनिट से मिलकर बना है, जबकि प्रोकैरियोट्स में लगभग 5 सब यूनिट से मिलकर बना है और एक सिग्मा पार्टिकल 6 सब यूनिट से मिलकर बना है। इस एंजाइम की विशेषता यह है कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अगर हम कहें तो इसको उल्टा कर दीजिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये पॉलीमरेज रिएक्शन करता है, लेकिन ये न्यूक्लियेज रिएक्शन नहीं करता। अर्थात यह ट्रू पॉलीमरेज एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेता है। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन कहें तो डीएनए में, सॉरी ये न्यूक्लियस में इसकी लगभग 10 कॉपीज, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की 300 से 400 कॉपीज, सेकंड की लगभग 40 कॉपीज और फर्स्ट की लेकिन केवल और केवल 10 कॉपीज, जबकि हमारा डीएनए बहुत बड़ा है प्रोकैरियोट्स की तुलना में। तो ऐसे में अगर हम कहें तो यहां 10 कॉपी ही पूरे रेप्लिकेशन को कर देती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी 10 कॉपी भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। किसकी तुलना में? पॉलीमरेज फर्स्ट की तुलना में 400 गुना और सेकंड की तुलना में यह 40 गुना तेज है। ठीक है, इसलिए इसकी 10 कॉपी भी सफिशिएंट है डीएनए रेप्लिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। अगर अणुभार की हम बात करें तो लगभग इसका अनुभार आता है 9 लाख डाल्टन प्रति मोल, 9 लाख डाल्टन के करीब आता है। जबकि अगर अपन फर्स्ट की बात करें तो वो इससे थोड़ा बहुत कम है, लगभग 1,09,000 के करीब, और सेकंड की बात करें तो वो तो इससे भी कम है, लगभग 90,000 डाल्टन के करीब जो है वो ये प्राप्त होता है। डाल्टन डी से शो कर देते हैं। इसकी एक सिंपल स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो पॉलीमरेज थर्ड, जिसको हम कह रहे हैं ओरिजिनल
पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलीमरेज फर्स्ट एंड सेकंड पॉलीमरेज एंजाइम नहीं है, वो केवल सहायक हैं और एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस के रूप में काम करते हैं। यहां पर इसकी 5 सब यूनिट्स की अगर हम कहें तो इसमें है एक अल्फा एंड दूसरी अल्फा यूनिट्स, बीटा डैश और एक है इसमें ओमेगा। अलग अलग इनकी प्रतिशतता है। जैसे अगर अपन कहें तो अल्फा समथिंग 1,10,000 20,000 डाल्टन के करीब इसका मॉलिक्यूलर वेट है। बीटाज की हम बात करें तो लगभग 80,000 एंड 90,000 के करीब आ रहा है। ओमेगा की हम बात करें तो ये सबसे हल्का है, लगभग 55,000 समथिंग जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो दैट इज नॉन एज कोर पार्टिकल और ये इनएक्टिव, ये एक इनएक्टिव एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम्स कुछ होते हैं जो अपने सब्सिडरी या कोफैक्टर के जुड़ने पर ही सक्रिय होते हैं और ये कोफैक्टर जो है वो प्रोटीनी पार्ट हो सकता है या अप्रोटीनियस पार्ट हो सकता है, जैसे कि कोई मैग्नीशियम आयन, जैसे कि कोई आयरन मॉलिक्यूल तत्व, ये इसमें जुड़कर इनको क्या बनाते हैं, सक्रिय। ठीक है, तो उसी प्रकार यहां पे एक सिग्मा पार्टिकल की अगर हम बात करें जो कि बहुत छोटा, लगभग 25,000 डाल्टन के मॉलिक्यूलर वेट पे है, जब ये इससे जुड़ता है तो यहां पे स्ट्रक्चर बनती है एंड ये हो गया न्यू, ये हो गया न्यू और न्यू के जुड़ते ही नॉन एज होलो एंजाइम और ये हो गया एक्टिव, ये हो गया एक्टिव। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो एंजाइम की हम यहां बात करेंगे वो है हेलिकेज। सेकेंड एंजाइम हेलिकेज। हेलिक्स नाम से ही समझ में आ रहा है, हेलिक्स एज, हेलिक्स का मतलब कुंडलन, एज का मतलब अपघटन। डीएनए मॉलिक्यूल 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स जो हैं वो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जितने दुर्बल हैं परंतु इनकी संख्या अधिक होने की वजह से डीएनए को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। तो हेलिकेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, वो इन दोनों प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स के बीच में बाइंड होता है। ठीक है, और बाइंड होकर इनके बीच के जो 3 प्राइम पे जो OH ग्रुप है उसको क्या कर देता है, जोड़ता है, जिसके कारण इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक, और ब्रेक होने के कारण डीएनए क्या हो जाएगा, एक रज्जु की। दैट इज 5 प्राइम। हेलिकेज एंजाइम।
डीएनए रेप्लिकेशन के लिए नेसेसरी है डीएनए के द्विरज्जु रूप से उसको तोड़कर लीनियर रूप करना, क्योंकि डीएनए के दोनों ही रज्जुओं के अंदर सूचनाएं, आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं नाइट्रोजनी बेस के रूप में, परंतु एक टाइम में अकॉर्डिंग टू 5 प्राइम टू 3 एक बार में एक स्ट्रैंड पर ही रिएक्शन होती है, किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ऐसे में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन और उससे पहले रेप्लिकेशन, तो इन सारी चीजों के लिए, ट्रांसलेशन के लिए तो आरएनए हो गया, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन जो है इनके लिए डीएनए का एक रज्जुकी होना आवश्यक है, जिस पे पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होता है, क्योंकि अगर ये डीएनए डबल रहा तो ऐसे में ये नए डीएनए रज्जु का संश्लेषण नहीं कर पाएगा। तो यहां क्या होगा, जो ही पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा इस पूरक नाइट्रोजनी क्षार के लिए एक नया डीऑक्सीराइबोज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एटीपी और वो सॉरी एटीसी और जी में से यहां पे लाके क्या करेगा, नए को जोड़ेगा। और लाइगेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, इनके बीच के जो वो हैं क्या बोलते हैं सुगर फास्फेट बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से इसको क्या बना देगा, सतत बना देगा। इस प्रकार नया संतति डीएनए जो है वो क्या होता है, सिंथेसाइज बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके वो है न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज की अगर अपन बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए या आरएनए, और एज का मतलब है लाइसिस, अपघटन। न्यूक्लिक एसिड का एज, अपघटन करने वाला एंजाइम। तो ऐसे में ये दो तरीके की रिएक्शंस करता है, एंडो एंड एक्सो। एंडो एंड एक्सो न्यूक्लिएज। एंडो का मतलब हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम में कहीं पर भी बीच में, किनारों को छोड़कर कहीं पर भी बीच में एक अथवा एक से ज्यादा नाइट्रोजनी बेसिस का अपघटन करना, ठीक है, दैट इज एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम। दूसरा आ रहा है एक्सो न्यूक्लिएज एंजाइम। एक्सो न्यूक्लिएज एंजाइम के लिए हम कह सकते हैं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम या एक ही दिशा में होता है, लेकिन कुछ एंजाइम्स दोनों दिशाओं में रिएक्शन कर लेते हैं। 3 प्राइम टू 5 प्राइम की अगर हम बात करें तो किनारे से एक एक करके, किनारे से एक एक करके नाइट्रोजनी बेसिस का क्या करना, अपघटन करना, दैट इज न्यूक्लिएज एंजाइम। नेक्स्ट टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज, इसको समझिए। टोपो का मतलब हो गया टोपोलॉजी, बाह्य आकारिकी। आइसोमर का मतलब हो गया समस्थानिक, अर्थात एक स्वरूप को सेम उसी मॉलिक्यूलर संरचना वाले दूसरे स्वरूप में बदलना। अगर हम बात करें तो डीएनए का ये तो है कुंडलन रूप, ठीक है, और ये हो गया इसका लीनियर सीढ़ीनुमा रूप। इसमें डीएनए दोनों जगह बिल्कुल समान है, केवल उसकी टोपोलॉजिकल फॉर्म क्या हुई है, चेंज हुई है। तो
तो ऐसे में उसकी लीनियर जो रूप है, दूसरा डीएनए इस प्रकार हम जो बना रहे हैं वो नहीं है, डीएनए न्यूक्लियस में कुंडलित अवस्था में बहुत ही ज्यादा, तो ऐसी कुंडलित अवस्था में पॉलीमरेज को वहां तक पहुंचाना और रिएक्शन करना काफी मुश्किल है। तो ऐसे में टोपोआइसोमरेज क्या करता है, उसको लीनियर रूप में चेंज करता है ताकि आसानी से पॉलीमरेज की रिएक्शन के लिए स्पेस मिल सके। तो यहां पे टोपोलॉजिकल फॉर्म जो चेंज हो रही है उसके लिए हम यूज में लेते हैं टोपोआइसोमरेज। रिएक्शन के लिए यहां पे टोपोआइसोमरेज एंजाइम भी दो कैटेगरीज में है। टोपोआइसोमरेज फर्स्ट, इसकी रिएक्शन को समझिए। टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या कर रहा है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो है वो हेलिक्स को खोलने का काम करता है। हेलिकेज केवल बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर डीएनए को द्विरज्जु की से क्या बना देता है, एक रज्जु की, परंतु टोपोआइसोमरेज जो है उसके कुंडलन को खोलने का कार्य करके उसको लीनियर बनाने का कार्य करता है। तो ऐसे में अगर हम डीएनए में एक निक लगाएं, निक लगाने के बाद उसके कुंडलन को ओपन करें एंटी कॉलिंग द्वारा, और ओपन करने के बाद वो वापस उस निक को क्या कर देता है, भर देता है, जिससे डीएनए अकुंडलित से क्या हो जाता है, कुंडलित अवस्था में आ जाता है। ठीक है, ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर, ये हो गया, इसने बीच में अकुंडलन को प्रेरित किया। टोपोआइसोमरेज फर्स्ट में है कि यहां पे जो रिवोल्यूशन है वो लगभग 3000 राउंड पर मिनट के अनुसार है। तो ऐसे में जब एक रज्जु पे कट लगता है तो डीएनए में अकुंडलन बहुत तेजी से प्रेरित होता है, जिसकी वजह से एक अनुमान है, ये माना जाता है, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम ने बीच के बॉन्ड्स तोड़ दिए, इसको एक रज्जु की बना दिया, और गायरेज एंजाइम लाइगेज टोपोआइसोमरेज एंजाइम ने निक फॉर्मेशन कर दिया। तो इसकी वजह से जो कट वाला रज्जु है वो बहुत तेजी से अकुंडलित होता है, और ये अकुंडलित होकर तेजी से क्या हो जाता है, दूसरे रज्जु या दूसरे डीएनए के भाग पर लिपटने या क्या बोलते हैं कुंडलित होने की आशंका बनी रहती है। तो अतः टोपोआइसोमरेज काम सेम करता है, लेकिन हम इसे ज्यादा यूज नहीं करते। दूसरे एंजाइम की हम बात करें तो हम यहां पे यूज में ले सकते हैं टोपोआइसोमरेज सेकंड, जिसे हम बोल सकते हैं गायरेज, जिसे हम बोलेंगे गायरेज। यह एंजाइम क्या करेगा, दोनों के दोनों रज्जुओं पर हेलिकेज तोड़ देगा, हेलिकेज तोड़ने के बाद ये दोनों रज्जुओं पर एक साथ क्या लगाएगा, निक फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से दोनों रज्जु एक साथ अकुंडलित होंगे। तो ओवरलैपिंग जो है वो बहुत कम हो जाती है, और अकुंडलित होने के बाद ये इन दोनों के बीच के कट को वापस क्या कर देगा, जोड़ देगा, जिससे डीएनए किस फॉर्म में आ जाता है, लीनियर फॉर्म में। और इसी प्रकार जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसी के साथ टोपोआइसोमरेज सेकंड जो है, जिसे हम गायरेज कह रहे हैं, वो पुनः इसमें कुंडलन प्रेरित करके इसकी टोपोलॉजिकल फॉर्म को लीनियर से किस में कन्वर्ट कर देता है, कुंडलित फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यह एंजाइम काफी इंपॉर्टेंट है रेप्लिकेशन के लिए। फिफ्थ की हम बात करें तो हम एंजाइम यूज में ले सकते हैं लाइगेज। लाइगेज एंजाइम के लिए अगर अपन कहें तो लाइगेज का अर्थ होता है जोड़ना। लाइगेज एंजाइम दो डीएनए, जिसकी अगर अपन बात करें तो ये हो गया उसका राइबोज शुगर, ये हो गया PH3PO4, और ये हो गया उसका कार्बन नंबर 3, 2, 1, और एक नंबर से ये जुड़ा हुआ है किसी भी प्यूरिन या पिरिमिडिन से, जैसे कि एडेनिन से। ये 9 नंबर का नाइट्रोजन 7, और ये हो गया 1, 2 नंबर नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, और ये हो गया 6 नंबर। ठीक है, और यहां 1 नंबर,
ये हो गया 6 नंबर, और ये जुड़ा हुआ है इससे एमिनो ग्रुप। तो हम एडेनिन की बात कर रहे हैं, तो यहां अगर अपन इस डी राक्सी आइबोज न्यूक्लियोटाइड की जो हम बात कर रहे हैं, इन दो न्यूक्लियोटाइड्स, एक और न्यूक्लियोटाइड लेके आइए जो कि जुड़ा हुआ है राइबोज शुगर से, एक उससे जुड़ा हुआ है प्रिमिडिन। जैसे कि हम बात करें सिस्टोसिन ले लेते हैं या थायामिन ले लेते हैं, तो और ये हो गया उसके 5 सिरे पे 5 कार्बन है ये, और ये हो गया 3। यहां पे है मुक्त OH, ये है मुक्त OH, इसकी वैलेंसी पूरी करें हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन। तो ये वैलेंसीज को पूरी करें तो ये भी मुक्त क्या है OH, और इस पे जुड़ा हुआ है H3PO4, और ये हो गया थायमिन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो ऐसे में लाइगेज एंजाइम क्या कर रहा है, जो मोनोमर है उसके 3' हिस्से की OH जो बॉन्ड है उससे मुक्त ऊर्जा को 5' सिरे के जो H3PO4 है उसके साथ में क्या बना रहा है, एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है और डीएनए की लंबाई को बढ़ाने का कार्य करता है, डीएनए के 2 मोनोमर्स को जोड़ने का काम करता है। इसीलिए हमने लिखा लाइगेज एंजाइम जो है वो जोड़ने का कार्य करता है। तो ये कहां काम आ रहा है, ये आ रहा है डीएनए रिपेयर में काम में, जहां एंडोन्यूक्लियेज या एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो क्लीवेज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है डीएनए ब्रेक, और लाइगेज एंजाइम उनको जोड़ने का काम करता है। उसी प्रकार डीएनए रेप्लिकेशन की जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसके ऊपर डीएनए सतत नहीं बनता, खंडों में बनता है, जिन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। उन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने का कार्य भी लाइगेज एंजाइम ही करता है। इसके अतिरिक्त कंपोनेंट्स में एक एंजाइम और आएगा, 6th नंबर पे, दैट इज RNA। RNA प्राइमेज टॉपिक में पढ़ लेते हैं। RNA प्राइमेज, RNA प्राइमेज के लिए अगर अपन कहें तो डीएनए रेप्लिकेशन में मेन रेप्लिकेज एंजाइम कौन सा है, वो डीएनए पॉलीमरेज 3rd, और यह डीएनए पॉलीमरेज 3rd एंजाइम ही डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार है, फर्स्ट और सेकंड नहीं है। लाइगेज जोड़ने का काम करता है, आइसोमरेज टोपोलॉजिकल फॉर्म को चेंज करता है, और हेलिकेज जो है वो कुंडलन को निकालता है। इसी के साथ एक पॉइंट और हमारा रह गया कंपोनेंट में, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं, वो है SBP प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं RNA प्राइमेज को। तो यहां प्राइमेज की जरूरत क्यों पड़ रही है RNA की, यहां पे इसका एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं और उसमें हम एंजाइम यूज में ले रहे हैं डीएनए RNA पॉलीमरेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3rd जो है वो रेप्लिकेट एंजाइम है। वो किसी भी श्रृंखला जिसको हमने छोड़ दिया, कहां छोड़ दिया, 5 प्राइम पे और ये 3 प्राइम पे, ये मुक्त OH। तो पॉलीमरेज क्या कर सकता है, पॉलीमरेज यहां पे बाइंड होएगा, पॉलीमरेज यहां पे बाइंड होएगा, और माध्यम में उपस्थित जो नाइट्रोजनी बेस है डीऑक्सी अर्थात DATP, DAAP, DAGP, दैट इज ग्वेनिन फॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वेनिन फॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनिन, एडेनिन फॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनिन ट्राई फॉस्फेट, दैट इज थायामीन। और इसी तरीके से हो गया DACP, डीऑक्सीराइबोज एडेनिन सिस्टोसिन फॉस्फेट। एक तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स, ये अलग अलग न्यूक्लियोटाइड जो हैं A, T, C और G, डीएनए के जो मेन कंपोनेंट नाइट्रोजनी बेस, ये माध्यम में पड़े हुए हैं। तो यह क्या करेगा, पॉलीमरेज एंजाइम जो है, पॉलीमरेज 3rd
डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बाइंड होने के बाद इनको उठाएगा, ठीक है, और इनके 5 डैश सिरा जो है उसको 3 डैश सिरे के OH से बॉन्ड बना के इनके बीच में क्या बना देता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बिल्कुल लाइगेज एंजाइम के समान कंटिन्यूअसली। लाइगेज केवल एक को जोड़ सकता है, ये उस श्रृंखला को कंटिन्यूअसली जोड़ सकता है, और ये इस तरीके से इन सबको बढ़ते बढ़ते फाइनली कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा और डीएनए को क्या कर देगा, दीर्घित कर देगा या विवर्धन कर देगा, दैट इज एलोंगेशन। तो यहां कहने का मतलब यह है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो श्रृंखला को केवल और केवल दीर्घित कर सकता है, प्रारंभ नहीं कर सकता। अर्थात अगर ये श्रृंखला नहीं है और यहां पे पॉलीमरेज रखा हुआ है तो ये इन न्यूक्लियोटाइड्स को उठाकर नई श्रृंखला बना नहीं सकता। मैंने क्लास के प्रारंभ में कहा था कि डीएनए का संश्लेषण संभव नहीं है, डीएनए पहले से उपस्थित स्ट्रैंड का दीर्घीकरण और गुणन ही होता है, यही कारण है। तो पॉलीमरेज जो है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड पॉलीमरेज एंजाइम होने के बाद श्रृंखला को केवल और केवल इलोंगेट ही कर सकता है, दीर्घित नहीं कर सकता। तो ऐसे में 5 मिनट, ऐसे में बैठ जाओ, ऐसे में हमको जरूरत पड़ती है एक विशिष्ट स्ट्रैंड जिसको हम बोलते हैं आरएनए प्राइमर। समझना इस बात को, जब डीएनए को बनाया ही नहीं जा सकता तो डीएनए का टेम्पलेट हम लाए कहां से, क्योंकि डीएनए तो बना ही नहीं सकते। तो ऐसे में क्या किया जाता है, एक विशिष्ट एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और एक विशिष्ट एंजाइम आरएनए प्राइमेज, ये दो ऐसे एंजाइम्स हैं जो नई आरएनए श्रृंखला को बना सकते हैं, ठीक है। और ये श्रृंखलाएं जो हैं वो हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में किसके काम आती है, श्रृंखला को स्टार्ट करने के काम में आती है, जिसपे पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होता है। अर्थात नवीन डीएनए श्रृंखला का प्रारंभ आरएनए सीक्वेंस से होता है और उन आरएनए सीक्वेंस को आरएनए प्राइमर्स कहते हैं। विदाउट आरएनए प्राइमर्स डीएनए रेप्लिकेशन प्रारंभ नहीं होगा। अब दो चीजें, जब डीएनए की हम बात करते हैं और बाई डायरेक्शनल कंडीशन में डीएनए यहां से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द इनिशिएशन पॉइंट। तो इस इनिशिएशन पॉइंट पे अगर डीएनए स्टार्ट होता है तो यहां पे हम जो जोड़ते हैं श्रृंखला, उस श्रृंखला की हम बात करें तो जो डीएनए है वो चलेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दूसरे स्ट्रैंड की हम बात करें तो वो चलेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इसका 3 पॉइंट कहां है, यहां, तो यहां आ गया इसका 3 प्राइम और ये हो गया 5 प्राइम। तो यहां डीएनए का संश्लेषण और यहां डीएनए का जो संश्लेषण है वो सतत नहीं होगा, जबकि दैट इज नॉन एज लीडिंग स्ट्रैंड। सूचना दोनों स्ट्रैंड्स में है, केवल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के लिए सूचना एक में होती है, रेप्लिकेशन दोनों रज्जुओं पर एक साथ और एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। दैट इज लैगिंग, लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड की अगर अपन बात करें तो लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर यहां पे जो आरएनए प्राइमर श्रृंखला बनेगी, आरएनए प्राइमर, और उसी तरीके से यहां बनेगी जो इस दिशा में जाएगी, यहां बनेगी जो इस दिशा में जाएगी, इसको भी बोलते हैं आरएनए प्राइमर। परंतु एक छोटा सा अंतर है कि लैडिंग स्ट्रैंड के ऊपर बनने वाली आरएनए प्राइमर श्रृंखला जो है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा कोड होती है, ठीक है। और इसकी अगर अपन बात करें तो ये होती है बाय आरएनए प्राइमेज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। लीडिंग स्ट्रैंड पे होती है डीएनए पॉलीमरेज, वो सॉरी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, जबकि इसके ऊपर जो है वो ये बनती है किसके द्वारा, आरएनए प्राइमेज के द्वारा। और यहां आप देखिए ये सिरा है 3' से 5, तो ये बन जाएगा 5' से 3, और इस 3' जो इसकी हम बात कर रहे हैं उस पे आपको मिल जाएगा मुक्त OH ग्रुप, और यहां पे भी मिल जाएगा मुक्त OH ग्रुप, क्योंकि ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, क्योंकि ये कंडीशन जा रही है 3 to 5,
तो हमने यहाँ यही तो कहा था कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 3' सिरे पर OH मुक्त OH ग्रुप का उपयोग करके नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने कर श्रृंखला को विवर्धित करने का कार्य करता है। अब प्राइमर जुड़ने के बाद ये श्रृंखला जुड़ जाएगी। तो अतः ये इंपॉर्टेंट श्रृंखला आरएनए है जो कि डीएनए के संश्लेषण होने के बाद यहां से क्लीव करके हटा दी जाती है और इसको फिर पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा वापस भर दिया जाता है। ये विशेष श्रृंखला लगभग 25 से 60 न्यूक्लियोटाइड लंबी हो सकती है, जो अलग अलग प्राणियों में या अलग अलग प्रकार के डीएनए के हिसाब से अलग अलग होती है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो न्यूटाइप के लिए इंपॉर्टेंट है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के लिए अगर मैं कहूं तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जो कि लैगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉलीमरेज जो है वो 5 to 3 डायरेक्शन में काम नहीं करता, केवल 3' to 5' में ही काम करेगा। और डीएनए का रेप्लिकेशन दोनों दिशाओं में दोनों फॉक्स जो हैं रज्जु उन पे एक दिशा में ही होता है। तो ऐसे में छोटे छोटे सेगमेंट जो बनते हैं उन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। अर्थात न्यूटाइप का क्वेश्चन है कि जितने ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेंगे उतने ही आरएनए प्राइमेज की जरूरत होगी। ये आरएनए खंड थोड़े छोटे होते हैं 25 से 30 तक, जबकि ये आरएनए खंड जो होते हैं वो बड़े होते हैं लगभग 30 से 60 तक। तो यहां पे हर ओकाजाकी फ्रेगमेंट में एक आरएनए प्राइमेज द्वारा आरएनए प्राइमर कोड किया जाता है, जबकि लीडिंग स्ट्रैंड के अंदर एक ही आरएनए प्राइमर जो है वो खंड होता है। तो सेम दो हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और यहां पे ये होगा टुकड़ों में और यहां पे ये होगा किसमें, टुकड़ों में, इस दिशा के अनुसार। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज और यहां पे बन रही है जिसको हम बोल सकते हैं, जो इसमें काम आएगी, SSBP। SSBP की हम बात करें तो दीज आर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं। जब हेलिकेज एंजाइम तोड़ता है दोनों रज्जुओं के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को और उसे अलग कर देता है, तो ऐसे में ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनी क्षारों से जुड़ती है और उन दो नाइट्रोजनी क्षार मतलब प्यूरिन pyrimidine में पुनः हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से रोकती है। अतः ये डीएनए के रज्जुओं को एक दूसरे से दूर रखता है, उसे द्विरज्जुकीकरण होने से रोकता है, जो कि पॉलीमरेज एंजाइम के बाइंड होने के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों रज्जु जो हैं वो क्या रहें, स्वतंत्र। नेक्स्ट क्लास में हम डीएनए रेप्लिकेशन को समझते हैं। थैंक्स।